अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होगे। आज हम लोग इस केमिस्ट्री के चैनल बायोलॉजी की बाबा के चैनल पे केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। ये चैप्टर जो है फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए है। और उनकी फर्स्ट ईयर की जो बुक है उसके अंदर ये केमिकल एक चैप्टर है, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मेरे को तो सबसे ज़्यादा मज़ा आता है अभी तक। मैं समझता हूँ कि थर्मोडायनेमिक्स के बाद और गैस के चैप्टर को पढ़ने के बाद यही सबसे ज़्यादा अच्छा और मज़ेदार चैप्टर होने वाला है। इसके अलावा जो है हमारे पास अगर देखा जाए चैप्टर जो है हमने शेप और मॉलिक्यूल पढ़ा, वो सबसे अच्छा चैप्टर था मेरे हिसाब से, क्योंकि उसके अंदर थोड़ी बायो की चीज़ें थी और आगे जाके बायो के स्टूडेंट्स को उसके अंदर बहुत मदद होने वाली है। वो चैप्टर एक बहुत ही अच्छा मेरे साथ लिहाज से था। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स कुछ हैं और कुछ सारी बातें कुछ बोरिंग में, जैसे आप एटॉमिक के ऊपर बात कर लें, आपको थोड़ा बोरियत भी हो रही है कि एटॉमिक के अंदर ये क्या चल रहा है होता है, लेकिन बहुत ही अच्छी चीज़ें पता चल जाती हैं। वक्त के साथ आदत हो जाती है तो सारी चीज़ें आसान लगती हैं। लेकिन अगर इन जैसे चैप्टर भी मौजूद होंगे तो उसका मतलब बोरियत नहीं होने वाली। केमिस्ट्री एक अच्छी चीज़ है। केमिस्ट्री को लोग बूढ़ा समझते हैं लेकिन हकीकत में कुछ और ही है भाई। केमिस्ट्री इज़ नॉट अ बोरिंग, इट इज़ अ पीस ऑफ, मैं समझता हूँ कि खेल है एक तरीके का। ऑल अबाउट इज एक्टिविटीज़ परफॉर्म योर डेली लाइफ, हर चीज़ आपकी डेली लाइफ में हो रही है। कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो मैंने देखा हो कि डेली लाइफ से बाहर हो। तो स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को। केमिकल, वर्ड केमिकल से तो आपको नाम जाहिर हो रहा होगा कि हम यहाँ पे रिएक्टेंट और साथ में प्रोडक्ट की बात करने वाले हैं। ठीक हो गई। अब एक बात तो हमें ये मालूम होगा कि यहाँ पे आज हम प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के ऊपर बात करेंगे। अगली बात, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस। बैलेंस हो गया यानी बैलेंस हो जाए, सेम हो जाए। यानी अगर हम इस पूरे ओवरऑल को देखें तो आपका रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट जो है सेम हो जाए, यानी वो सेम हो। मैंने सेम बोला है, याद रहे, बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एंड, चलो मैं एक काम करता हूँ, एक चीज़ और लिखता हूँ, बट नेवर बिकम इक्वल। कभी भी सेम हो जाएंगे लेकिन कभी भी एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। यानी एक जैसे नहीं हो सकते, यानी आप ये समझ लो कि सेम रहेंगे। यानी अगर जितना रिएक्टेंट उतना प्रोडक्ट हो जाएगा, लेकिन कभी भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील नहीं होगा, ना ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में तब्दील होगा। ये नेवर बिकम इक्वल। तो ये बात आपने खास ख्याल रखनी है। अक्सर बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, वो इक्वल पे भी क्लिक कर देते हैं। भाई इक्वल क्यों होगा? क्यों प्रोडक्ट रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील होगा? हाँ रिएक्शन होगा, लेकिन अगर ये इक्वल हो रहा है और ये चीज़ पाई जाती है आपके इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल रिएक्शंस में, ठीक है, जिसके अंदर अगर उसकी साइन के ऊपर आप बात करेंगे, साइन क्या होती है, तो साइन इसकी इस तरीके से होती है भाई। एक ओके, एक इस तरीके से, दूसरी इस तरीके से। सही है। यानी प्रोडक्ट रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील होता रहता है। यानी आप यूं कह सकते हो, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में जा सकते हो। ये थी कहानी इरिवर्सिबल की। अगर ये इरिवर्सिबल हो जाए, मैं यहाँ पे छोटा सा करके लिख रहा हूँ भाई, अगर ये, सॉरी सॉरी सॉरी, एक गड़बड़ हो गई। एक यहाँ पे चीज़ कटेगी, मैंने यहाँ पे रिवर्सिबल लिखना था, सॉरी। ये रिवर्सिबल रिएक्शन में होगा। रिवर्सिबल रिएक्शन की ये साइन है। अगर ये इरिवर्सिबल है रिएक्शन, यानी
मैंने क्या बोला, रिएक्टेंट प्रोडक्ट होगा केमिकल का मतलब। और रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बाद क्या होगा, बैलेंस होगा। रिएक्टेंट प्रोडक्ट जो है सेम हो जाए, कभी भी इक्वल नहीं होगा। अगर इक्वल हो गए तो ये, अगर ये इक्वल नेवर बिकम इक्वल, तो ये रिवर्सिबल है, जिसके अंदर प्रोडक्ट रिएक्टेंट रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हो जाए तो हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। उसकी साइन ये होती है, यानी ये रिएक्शन से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में तब्दील हो सकता है, ये साइन होती है। अगर ये इरिवर्सिबल हो गया, सिगल की निशानी, सिंपल मैं आपको निशानी बता रहा हूँ। इसका जो साइन होता है वो एरो से शुमार किया जाता है, यानी ये इसका साइन होता है। इससे मुराद ये होता है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील होता है, कभी भी फिर यह प्रोडक्ट रिएक्टेंट में तब्दील नहीं हो सकता। सही है, ये कहानी होती है। समझ गए? तो इसे हम रिवर्स में, जिसे हम कंप्लीट भी कह सकते हैं। सही है, ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक हो गया, एक और बात आपको मालूम हो गई। तो हम इसी पे सारी खेल करने वाले हैं बच्चों। ये हमारा आज का पूरा इस पे हमारा चैप्टर होगा और सारी बातें चलने वाली हैं। स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को आज के। अगर यहाँ पे कुछ एग्जांपल देखी जाए, तो आपका सबसे पहले एट्रिफिकेशन ऑफ एसाइड सॉरी एसिड एंड अल्कोहल। एसिड एंड अल्कोहल के अंदर क्या होता है कि आपको एक अल्कोहल दे दिया, सी एच सी डबल ओ एच अल्कोहल है। और नहीं सॉरी, जो आपका सी एसिटिक एसिड है, सी एच सी डबल ओ जो है आपका एसिटिक एसिड है, सी टू एच फाइव ओ है जो आपका अल्कोहल है। जब इन दोनों को आप रिएक्ट करवाते हो तो आपके पास देखें क्या बनता है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। और कार्बोक्सिलिक एसिड जो है आपके पास बन जाता है एस्टर टाइप वाला, जिसे हम एस्टरिफिकेशन कहते हैं। एक एस्टर टाइप कार्बोक्सिलिक एसिड और साथ में वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है। और इसी को हम रिवर्स भी कर सकते हैं। जब वाटर आपने पढ़ा होगा बायो के बच्चों ने, हाइड्रोलाइसिस एंड कंडेंशन। वाटर का मॉलिक्यूल दो, दो मॉलिक्यूल तोड़ो, वाटर का मॉलिक्यूल निकालो और दो मॉलिक्यूल जोड़ो, बिल्कुल यहीं पे हो रहा है। अगर हम वो देखें तो इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल जुड़ा, हाइड्रोलाइसिस हुई, सॉरी क्या बोलते हैं, वाटर मॉलिक्यूल निकला, कंडेंशन हुई, दो मॉलिक्यूल जुड़ गए। हाइड्रोलाइसिस करानी, वाटर का मॉलिक्यूल दिया, तो आपका जो है ये एस्टर वाला कंपाउंड टूटेगा और इन दो में ब्रेक हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा, हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस भी कहा जाता है इसे। आगे आ जाओ, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O4 इंटू NO2। इसके अंदर क्या होगा कि दो होंगे, N2O4 है, 2NO2 में ये क्या होगा, आपका ब्रेक डाउन होगा। और इसी को हम रिवर्स भी कर सकते हैं। फॉर्मेशन बाय हैबर प्रोसेस, N2 3H2, और जो आपका बनेगा 2NH3 बनेगा, उसको आप तोड़ भी सकते हो। वेरी सिंपल है भाई। अब आप देख लें कि रिवर्स हो रहा है, सॉरी रिवर्सेबल हो रहा है। फॉर्मेशन बाय द एलिमेंट ऑफ गैस N2O हो रहा है, आपने इसे छोड़ दिया और फिर आप तोड़ भी सकते हैं, रिवर्स भी कर सकते हैं इसे। आगे आ जाते हैं कॉन्सेप्ट एनिमेशन केमिकल इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड रिएक्शन, जिसके अंदर अगर देखा जाए तो आर रिएक्टेंट में होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, तो फॉरवर्ड रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। पहली बात सही है, लेफ्ट टू राइट होता है, टेक प्लेस फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट टू लेफ्ट होता है। सही हो गया। फॉरवर्ड रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन रिप्रेजेंट फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट सही है, अभी मैंने आपको बताया। यानी अगर मैं अपनी नोटबुक खेलूँ और खेलने में हमें ये मालूम होगा कि आपके पास जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में जा रहा है, और प्रोडक्ट जो है आपका किस में जा रहा है भाई, रिएक्टेंट में जा रहा है। तो ये क्या हो गया, एक तो हो गया, अगर ये हो गया रिवर्सिबल। रिवर्सिबल अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो ये हम फॉरवर्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है। और अगर ये प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में जा रहा है तो ये आपका बैकवर्ड होता है। ठीक हो गया। तो इसे हम कहते हैं कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में फॉरवर्ड, और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट ये हो गया आपका बैकवर्ड। एक बात ये मालूम, इनिशियल स्टेट ऑफ रिएक्शन फाउंड बाय वेरी फास्ट। सही है, फिर एक स्टेज में स्लो हो जाएगी क्योंकि इक्विलिब्रियम अटेन होने वाला होगा। एट द सेम कोई स्लो डाउन हो जाएगा और रिएक्टेंट जो है कम्प्लीटली जो एंटी रीचड हो जाएगा। आगे चलो। बिफोर द मैथमेटिकली अप्रोच केमिकल वी नीड टू नॉन एट द स्टेबलाइजेशन सिस्टम। सही, टू फाइंड द आंसर लेट कंसीडर। ये देखें आपके पास ये इक्विलिब्रियम हो रहा है, पर्पल से कलरलेस की तरफ तब्दील हो रहा है, आपको मालूम हो गया कि ये इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा है। अब यहाँ पे आपके सामने एक एग्जांपल दी हुई है डायग्रामेटिकली, तो वो समझते हैं 2 से 3 मिनट बाद। अब आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे आपके पास जो है एक ग्राफ बनाया है।
अब ये ग्राफ में क्या दिखाया गया है कि देखें, इक्विलिब्रियम का पूरा दिखाया है। देखिए एक जो है यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट हुआ, हमने यहाँ से जो है रिएक्टेंट देना शुरू किया, रिएक्टेंट यहाँ से गया गया यहाँ तक पहुँच गया प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट जो है रिएक्टेंट में आपसे कन्वर्ट होना शुरू हो गया। इतना हुआ कि ये दोनों बराबर हो गए, सेम हो गए, सही है। इक्वल कभी भी नहीं हो सकते, यानी जितना प्रोडक्ट था उतना ही रिएक्टेंट हो गया। कहने का मतलब ये बराबर का यहाँ पे मतलब वो नहीं है कि एक जैसा हो गया, यानी रिएक्टेंट जो है आपका प्रोडक्ट में तब्दील हो चुका है, नहीं। कभी भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नहीं, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में नहीं हो सकता। सिर्फ ये होगा कि सेम हो जाएगी, क्वांटिटी बराबर हो जाएगी, जितना रिएक्टेंट उतना प्रोडक्ट में हो गया उतना ही प्रोडक्ट बन गया। तो इससे हम कहते हैं कि ये क्या हो गया, आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया, इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। अब यहाँ पे ये तो आपने देख लिया अपने कंसंट्रेशन को किसके लिहाज से भाई, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के लिए। रिएक्शन के हिसाब से देखा जाए तो ये देखें, यहाँ से आपका शुरू बना और यहाँ सेम चीज़ बताई गई है, बस क्या है कि एक रिएक्शन के हिसाब से यहाँ पे बताया है। वेरी सिंपल है। अब ये देखें, ये हमारा एक ग्राफ होता है जिसके अंदर थ्रेशोल्ड पॉइंट होता है और बाकी सारी यहाँ पे चीज़ें हम देख रहे होते हैं, और होता है हमने कितनी एनर्जी दी होती है, ये आपको मालूम होगा, जैसे हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। ये बायो के बच्चों को ज़्यादा अच्छे से मालूम होता है, लेकिन खैर है, हम आगे इसको पढ़ेंगे, ग्राफ को भी समझेंगे अच्छे से। ग्राफ के अंदर बताने का बस मकसद ये था कि कब बराबर का मतलब क्या है यहाँ पे, और सेम हो जाना मतलब है, सही है। आगे चलते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी इफ द कैरी आउट इन अ क्लोज वेसल, वो क्लोज वेसल में वो ओपन रिएक्शन, क्योंकि साइड रिएक्शन नहीं होना चाहिए। अगर उसमें कोई साइड प्रोडक्ट नहीं बनना चाहिए केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर, हम उसको क्लोज वेसल में करते हैं। अगर हम उसे ओपन एयर में करेंगे, ऑक्सीजन की शामिल कर लेंगे, तो साइड प्रोडक्ट भी साथ में बनेगा, कोई और भी रिएक्शन टेक प्लेस करेगा। तो हमें कोई और रिएक्शन नहीं करवाना होता, साइड रिएक्शन ना हो। अगर इक्विलिब्रियम के अंदर यानी रिवर्सिबल रिएक्शन का साइड इक्वेशन हो गया, तो उसका मतलब ये इरिवर्सिबल है, ये इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं करेगा। टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम शुड भी कांस्टेंट होना चाहिए। इफ एनी वन चेंज द सिस्टम इक्विलिब्रियम को कभी अटेन नहीं हो सकती। कांस्टेंट रिएक्शन बिल्कुल सेम एट द सिस्टम डायनेमिक स्टेट में हो, मैंने क्या बोला, सेम होना चाहिए। जितना आपका फॉरवर्ड रिएक्शन है उतना ही बैकवर्ड होगा, सही है। यानी आगे चलें, द कंसर्न बोर्ड यहाँ शुड बी रिमेन कांस्टेंट होना चाहिए, कभी भी बराबर नहीं हो सकते। अगर ये बराबर होगा तो समझिए आपका जो है क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल नहीं है, ये इरिवर्सिबल है। तब एनी देन कॉज डिस्टर्ब, सही है। वेट होगा फिजिकल मेथड के जरिए, यूवी से आर विजिबल इनको डालो तो आपको बहुत रिएक्टेंट प्रोडक्ट कैन बी रेडिएशन विद रिस्पेक्ट टू the equilibrium concentration noted by the spectrometer. The percent of absorbance of radiation determines the clear concentration or reaction mixture. ये आपने देखा केमिकल मेथड कॉल्ड बाय यूजिंग केमिकल मेथड एंड आल्सो कंसीडर स्टेरिफिकेशन अल्कोहल एंड एसिडिक एसिड। अभी ऊपर हम करके आ गए हैं, इसे बिल्कुल सेम हुआ है केमिकल मेथड के जरिए चेक कराने का यहाँ पे तरीका बताया गया है। आगे देखें हम, अब आगे आपका कॉन्सेप्ट आ जाता है यहाँ से के सी का। के सी क्या होती है भाई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसे हम कहते हैं, सही है। आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को इन्होंने क्या किया, बैकवर्ड रिएक्शन के साथ किया गया। इनिशियल कंसंट्रेशन आपको मालूम होगा मोल पर डी एम क्यू होता है, ठीक है। और C2H5OH है भाई। इसके अलावा 1 मोल ऑफ ये यहाँ पे लिखा बी माइनस एक्स है, यानी एक्स हमारे यहाँ पे मुराद होता है कि नंबर ऑफ मोल, सही हो गया। के सी का यहाँ पे मतलब होता है कि आपने जो है ऊपर बैक और फॉरवर्ड क्या बोलते हैं रिएक्टेंट रखना है, नीचे प्रोडक्ट रखना है, और आपका जो है आंसर आ जाएगा। सॉरी, ऊपर हम जो है अपना क्या बोलते हैं प्रोडक्ट रखते हैं और नीचे रिएक्टेंट रखते हैं, सही हो गया। फिर आपने इनकी वैल्यूज रखनी होती है, और इससे के सी क्या आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अगर आपको मज़ीद केसी के बारे में समझना है तो हमारे जो केसी के कॉन्सेप्ट है यहाँ से स्टार्ट होंगे, और फिर इसी जगह इसके न्यूमेरिकल्स हैं भाई। अच्छा जी, लॉ ऑफ मास एक्शन एंड एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो फार वी हैव लर्नड दैट द व्हेनेवर द इक्विलिब्रियम पॉइंट इज रीच्ड, ये हमें मालूम होगा, सही है। अब लॉ ऑफ मास एक्शन किसने दिया था, कुल्बर एंड पेडरवैक ने दिया था। ये क्या कहते हैं, द रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास, और प्रोपोर्शनल हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास, हम ये कहते हैं क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं, और केसी कहते हैं। अभी मैं यहाँ पे ये देख रहा हूँ कि इसको आज कंटिन्यू किया जाए या कल। इसके न्यूमेरिकल्स अच्छे खासे हैं, ठीक है, आपको समझा देता हूँ आज ही है ना। अब देखें,
क्या कह रहा है, द रेट एट विच, एक ऐसा रेट जिसमें सब्सटेंस रिएक्ट करेगा, रिएक्ट्स इज प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास एंड द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है आपका किसके बराबर है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। ठीक है, सिंपल वे में अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं तो बैकवर्ड रिएक्शन यानी रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना, और एक्टिव मास और प्रोडक्ट से मुराद हो गया आपका फॉरवर्ड रिएक्शन। ये देखिए यहाँ पे ए जो स्मॉल ए है ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए, और जो ये कैपिटल है ये आपका रिएक्टेंट है, ये बी भी रिएक्टेंट है, स्मॉल भी आपका वो हो गए, वो क्या बोलते हैं, मोल्स हो गए। फिर ये देखें सी में कन्वर्ट हुआ है और ये डी में कन्वर्ट हुआ है अकॉर्डिंग टू लॉ मास। अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है ए बी के ऊपर, जो आपका ये जो ऊपर आ रहा है ए स्मॉल और बी आ रहा है जिसे हम पावर कहते हैं, ये आपके नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो ये आपका जो है रेट ऑफ, फिर इसने क्या किया भाई, इज इक्वल लगाया, जब प्रोपोर्शनल साइन हटी तो के एफ आ गया। के एफ से मतलब होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एफ फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, इसी से बैकवर्ड रिएक्शन का हुआ हमने हटाया तो बैकवर्ड रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन आ गया। इन दोनों को हमने कंपेयर करवाया, जब आर एफ जो है आपका आर बी के बराबर हो जाए तो हमने क्या करा, सिंपल हमने क्या करा, ए बी को नीचे ले गए, तो आपका जो है वो जो प्रोडक्ट था ऊपर रहा, रिएक्टेंट नीचे रहा, तो करिकुलम कॉन्सेप्ट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन ऊपर रहा और बैकवर्ड नीचे आया, और इन दो पूरे को हमने के सी से करना चाहिए। तो क्या कह जा रहा है यहाँ पे, आप देखें गिवन टेम्परेचर आर द कांस्टेंट है, सही है, यानी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड के कांस्टेंट, द रेशियो फॉरवर्ड डिवाइडेड बाय कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी आल्सो नोन एज द कांस्टेंट एंड कलेक्टिव नेम इज द क्लियर कांस्टेंट जिसे हम के सी कहते हैं। तो हमने क्या नाम दिया, के सी दे दिया। अब वेरी सिंपल था, कोई इतनी बड़ी लॉजिक्स नहीं थी इसके अंदर समझाने की, वेरी सिंपल डेफिनेशन और साफ बात यहाँ पे लिखी गई थी। अब यहाँ पे अफेक्ट चेंज क्या है, जो हमने पहले भी पढ़े, टेम्परेचर का चेंज आ सकता है, आपने टेम्परेचर चेंज नहीं करना, प्रेशर चेंज नहीं करना। यहाँ पे जो अफेक्ट चेंज है के सी के यहाँ पे लिखी हुई है टेम्परेचर के जरिए, सही है। अब यहाँ पे उन्होंने एक एग्जाम्पल दे के भी समझाया है, खैर हो गई, सारे रिएक्शंस हमने मालूम कर लिए। अब इसके आते हैं न्यूमेरिकल्स, सही है, न्यूमेरिकल्स के ऊपर मैं जो है एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम न्यूमेरिकल्स को कंटिन्यू करेंगे, न्यूमेरिकल्स क्योंकि इसके अच्छे खासे हैं, तो वहीं से कंटिन्यू करेंगे। फिर हम जो है आगे के सी और के बी के एस का भी कॉन्सेप्ट रखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन अल्लाह हाफिज़।